नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एसआईआर अपने आप में एक पूरा तमाशा बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि बिहार चुनाव खत्म होगा तो शायद इसका चर्चा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा है। बिहार चुनाव खत्म होने से पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया कि देश भर में एसआईआर कराया जाएगा। उसके बाद देश भर में जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, जिस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि चुनाव आयोग ने कोई तैयारी नहीं की है। किसी और वजह से जल्दीबाजी में ये एसआईआर लागू कराया जा रहा है। केरल की घटना आप सब लोग जानते हैं। कन्नूर जिले की पायनूर तहसील में एक बीएलओ थे, अनीश जॉर्ज। केवल 44 साल की उम्र थी, एकदम युवा थे। 16 नवंबर 2025 को इनकी लाश पाई गई इनके घर में फांसी से लटकी हुई। बताया यह जा रहा है, उनका परिवार यह कह रहा है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बेचारा एसआईआर का फॉर्म भरता था। खाना भी रेगुलर नहीं खा पाता था और 4 दिसंबर को उसको डेडलाइन दी गई थी जो पूरी करनी है। अब ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है ऑफिशियली। अरे भाई, सरकारी काम में लिखित में सब आदेश नहीं होता है। कमरे में बुला के कह दिया 4 दिसंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो बताऊंगा। अब बेचारा बीएलओ कैसे भी 4 दिसंबर तक सारा काम निपटाने के चक्कर में लगा हुआ है। 12-12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक जग के काम कर रहा है। खाना पीना सब हराम हो गया है। डिप्रेशन का शिकार होता है और फांसी पर लटक जाता है। यह घटना केरल की थी और यहां पर रुका नहीं। इसके बाद 2 दिन तक बीएलओज ने हड़ताल किया, काम का बायकॉट किया। लेकिन दूसरे ही दिन कासरागोद की एक बीएलओ है, श्रीजा, उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते समय बेहोशी आ गई और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मतलब क्या है कि बीएलओस की संख्या सीमित है और जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। सिर्फ केरला का मामला नहीं रह गया है। अगर जयपुर का मामला देखें तो कालवाड़ गांव के बीएलओ हैं मुकेश कुमार जांगिड़। 48 साल उनकी उम्र थी। 16 तारीख को ही सुबह 5:10 बजे एक रेलवे क्रॉसिंग के सामने कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर था। उनके पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसमें वो कहते हैं कि ताराचंद बंकर नाम का एक सीनियर ऑफिसर उनके ऊपर लगातार वर्क प्रेशर बना रहा था और सस्पेंशन की धमकी दे रहा था। अब असल में मामला क्या है? बिहार में आप जानते हैं 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का और विपक्ष का कहना है कि हम इसलिए हारे क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे लोगों के नाम काट दिए गए थे। तमाम सारी शिकायतें सामने आई। 0-0 के नंबर, एक मकान में 25 लोग, 50 लोग, 250 लोग, मरे हुए लोगों का नाम लिस्ट में, जिंदा लोगों का नाम लिस्ट से बाहर। कोई ऐसी शिकायत नहीं है जो ना आई हो। लेकिन चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को सुनने और सुलझाने की जगह हमेशा धमकी की बात की। जैसे कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया तो उस पर चुनाव आयोग आके धमकी देता है। कहता है कि सबूत सहित सामने आए, अगर कोई गलत खबर फैलाते हुए पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब चुनाव आयोग एकदम डंडा हाथ में लेकर, ऐसा लगता है, चुनाव की प्रक्रिया देख रहा है। चुनाव की प्रक्रिया उसको डंडा लेकर हाँकनी है। विपक्ष पे एकदम गरम और सत्ता पक्ष पे एकदम नरम। बिहार में तो 10,000 रुपए बीच चुनाव के बीच लोगों को ट्रांसफर किए गए, महिलाओं को ट्रांसफर किए गए और चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहा, बिल्कुल मुस्कुराता रहा, जैसे कि वो चाहता था कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी चुनाव जीत जाए। अब एसआईआर का खेल ऐसा लगता है कि चुनाव में सक्सेसफुल हो गया है, सफल हो गया है। इसीलिए पूरे देश में एसआईआर लागू करने की बात की जा रही है और जल्दी से जल्दी एसआईआर कंप्लीट करने के लिए कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मैंने आपको राजस्थान और केरला की कहानी सुनाई, तमिलनाडु की कहानी सुनिए। तमिलनाडु में भी 2 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने काम के दबाव में अपनी जान दे दी है। उनका जो एसोसिएशन है वो कह रहा है एक्सेसिव वर्कलोड है और अनरीजनेबल टारगेट्स हैं। ऐसे टारगेट हैं जो पूरे ना किए जा सकें और ऐसे टारगेट्स की वजह से जबरन बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो एमके स्टालिन हैं, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागरिकों का अधिकार छीन रहा है और साथ में बीजेपी की मदद कर रहा है। पश्चिम बंगाल में अगर चलें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते अब तक 14 लोग जान दे चुके हैं, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान खुद दी है, यानी कि आत्महत्या किया है।
मुख्य कारण यह था कि लोगों का डर था कि 2002 की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल असम की कहानी ही अलग है। पश्चिम बंगाल और असम में बहुत सारे लोगों के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो बांग्लादेशी हैं, और उन्हीं लोगों का यह डर है कि पिछली बार तो वोटर लिस्ट में हम थे, इस बार अगर वोटर लिस्ट से हमारा नाम हटा दिया जाता है तो हमको उठाकर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अब जिसका वाकई बांग्लादेश में घर है, जो बांग्लादेशी है, उसके दिक्कत तो नहीं है, वो तो बांग्लादेश चला जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेशी नहीं है, जो पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं, उनकी दिक्कत तो यह है कि बांग्लादेश अगर भेजा जाएगा तो वहां की सरकार भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी, क्योंकि वो बांग्लादेशी नहीं है। उनकी नागरिकता ही खतरे में पड़ गई, ना वो हिंदुस्तानी रह गए, ना वो बांग्लादेशी रह गए। तो आसाम और बंगाल में ये एक नया डर है, ये एक बड़ा डर है कि वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर, एसआईआर के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि उनको विदेशी घोषित करके बाहर भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बहुत साफ साफ कही है कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता निर्धारित करना नहीं है। उसका काम यह नहीं है कि वो बताए कि कौन इंडिया का सिटीजन है या कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक कहावत कहते हैं, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सरकार अपनी है, इसी सरकार के चुने हुए हैं। आपको मैं बार बार बता चुका हूं, आप जानते भी इस बात को हैं कि पहले चुनाव आयुक्त जब चुना जाता था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बैठने की व्यवस्था थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय बैठते थे, और साथ में विपक्ष के नेता बैठते थे। इस सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया है। यानी प्रधानमंत्री महोदय बैठते हैं, उनके साथ एक मिनिस्टर बैठते हैं, और बैठते तो विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह जब बैठे हैं तो दोनों मिलकर तय कर लेंगे, 2-1 के वोट से हारना ही है, वही रिजल्ट आना है जो रिजल्ट चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय। फिर क्या फर्क पड़ता है कि विपक्ष के नेता वहां बैठे कि ना बैठे। तो हालत यह हो गई है कि चुनाव आयुक्त को हमारी सरकार चुनती है, और उसके बाद चुनाव आयुक्त ऐसी व्यवस्था करते हैं कि यह सरकार चुनी जाए, भारतीय जनता पार्टी जीतती रहे। इसी वजह से बंगाल के लोगों का डर है, और आप देखिए 14 लोग तो जान दे चुके हैं। इसमें एक श्यामल कुमार शाह हैं, तारक शाह हैं और जाहिर मल हैं। इन सब लोगों ने अपनी जान यही सोचकर दे दी कि कहीं उनका नाम हटा ना दिया जाए। मुसलमान 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 24 घंटे हमारे देश में चलता रहता है, और हालात देखिए कि पश्चिम बंगाल के 3 हिंदुओं ने जान इसलिए दे दी क्योंकि उनको डर था कि कहीं चुनाव आयोग उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा ना दे और उसके बाद उनको बांग्लादेश डिपोर्ट ना कर दिया जाए। एक 27 साल की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ जहर खा लिया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उसको एसआईआर का फॉर्म मिला ही नहीं। उसको भी यही डर था कि एसआईआर का फॉर्म मिला नहीं, अब मैं फॉर्म भर नहीं पाऊंगी, फॉर्म नहीं भरूंगी तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उठाकर बांग्लादेश भेज दिया जाए। और दिक्कत यह है कि इस मामले को बातचीत करके सुलझाने की जगह सरकारें गुंडागर्दी पर उतरी हुई हैं। यूपी में योगी सरकार ने सीधे धमकी दी है कि जो भी बीएलओ बात नहीं सुनेगा उसके खिलाफ सीधे एफआईआर की जाएगी, और एफआईआर की जा रही है। 125 से ज्यादा, 125 से ज्यादा बीएलओज के ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं यूपी में। मेरठ में 8 बीएलओज की सैलरी रोक दी गई है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा केसेज हैं, 115 बीएलओज पर केस हुआ है, बाकायदा कोर्ट केस किया गया है। सहारनपुर में 25 बीएलओज के खिलाफ जो केस किया गया है उसकी जांच चल रही है। यानी आपको इतना काम दे दिया जाएगा कि आप चाहकर भी ना कर सकें। जो बेईमान होंगे, जो घर बैठे फॉर्म भर लेंगे, उनका काम तो चल जाएगा, लेकिन जो ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना चाहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वर्क प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद सरकार उनके ऊपर केस कर देगी। आप जरा सोच के देखिए, सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद दोनों यही चाहते हैं कि बीएलओ जो है वो घर बैठकर फॉर्म भर दे,
क्योंकि जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह का वर्कलोड बढ़ाया गया है, जिस तरह की टारगेट उनको दी गई है, वो टारगेट कहीं भी घर घर जाकर एक एक आदमी को देखकर तो वो पूरा कर नहीं सकते हैं। फिर वही होगा, घर बैठ के टारगेट पूरा होगा। एक घर में 125 लोग होंगे, एक घर में 250 लोग होंगे, 0 नंबर का घर होगा, हर तरह का वो तमाशा होगा जो पहले देखा गया है बिहार में। मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए जाएंगे और जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। सरकार शायद यही चाहती है, शायद सरकार यही चाहती है कि एसआईआर के नाम पर ये लिस्टें ऐसी बने कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल चौकन्ना कर दिया है, एकदम उनको मुस्तैद रहने को कहा है कि एक भी लीगल नाम छूटे नहीं और एक भी इलीगल नाम जुटे नहीं। आप जानते हैं बिहार के अंदर ऐसे ऐसे वोट देखे गए, लोगों ने हिमाचल में भी वोट किया, दिल्ली में भी वोट किया, बिहार जाके भी वोट किया। बेंगलोर में राहुल गांधी कस्सा लेकर आए थे। एक फैमिली थी जो यूपी में वोट कर रही थी, राजस्थान में वोट कर रही थी, महाराष्ट्र में वोट कर रही थी और फिर बेंगलोर में जाके भी वोट कर रही थी। एक घर में 250 के आसपास वोटर मिले थे, 1 BHK में 250 के आसपास वोटर मिले थे। और मजेदार बात यह है कि जो आदमी उस घर में रह रहा था उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। यही नहीं, ऐसे केसेस मिले थे जहां कहीं और से कोई और किसी और का नाम कटवा दे रहा था और जब जांच की गई तो पाया गया कि इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। वो सारा मामला SIT जांच कर रही है अब भी बेंगलोर में। तो सवाल यह है कि क्या सरकार चाहती है एक ऐसी लिस्ट बनवाना जिस लिस्ट से कोई और पार्टी कभी चुनाव जीत ही न पाए? क्या चुनाव आयोग और सरकार मिलकर SIR के नाम पर जानबूझकर ऐसे टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि अपनी मनमानी कर सकें, चाह कर भी जो BLO हैं वो ठीक से काम न कर सकें? यह डर विपक्ष की पार्टियों में लगातार भरा है और इसी वजह से विपक्ष की पार्टियां अब कोर्ट में जा रही हैं। अगर केरल की बात करें तो वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के जो जनरल सेक्रेटरी हैं PK कुन्हालीकुट्टी, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर उन्होंने SIR पर तुरंत स्टे लगाने के लिए एक पिटीशन दाखिल किया है। केरल सरकार खुद 14 नवंबर को केरल हाई कोर्ट में गई है जहां पिटीशन दाखिल किया गया है जिसमें लोकल बॉडी जो इलेक्शन होने वाले हैं तब तक कम से कम SIR को पोस्टपोन करने की बात की है। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने पिटीशन रद्द किया है। उसका कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हम फिर कैसे इस पर फैसला दे सकते हैं। केरल में CPIM और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दाखिल की हैं और दोनों की मांग है कि SIR को लोकल बॉडी इलेक्शंस तक पोस्टपोन किया जाए। इसीलिए शायद जो हाई कोर्ट है उसने सरकार की जो याचिका है उसको रद्द किया है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला लगा हुआ है तो हम हाई कोर्ट में यह मामला नहीं देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जो अगला निशाना बनने वाली हैं, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल अगला टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पिछले 80 सालों में वो कभी सरकार नहीं बना पाया। तो ममता बनर्जी ने SIR को वोटबंदी कहा है और सुपर इमरजेंसी कहा है। और TMC के 2 सांसदों डोला सेन जो राज्यसभा की मेंबर हैं और माला राय जो लोकसभा की मेंबर हैं, इन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइंट पिटीशन दाखिल किया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते। बिहार का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन ले दे के बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसको अगर एक लाइन में कहना हो तो बस इतना किया है कि आधार अलाउ कर दिया है। यह कह दिया कि भाई आधार भी एक पहचान पत्र के रूप में चुनाव में उपयोग किया जा सकता है और आधार से भी वोट दिया जा सकता है। इसके अलावा इतनी सारी बातें थीं, इतने सारे लोग, मतलब मरे हुए लोगों को लेकर पहुंच गए लोग कोर्ट में और जाने क्या क्या मरे हुए लोगों को लेकर, मतलब जो चुनाव आयोग की लिस्ट के हिसाब से मरे हुए लोग थे वो जिंदा थे, उन लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए लोग और भी क्या क्या दलीलें दी गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पे सुनवाई करता रहा, मामला टलता रहा, डेट पर डेट आती रही और फाइनली बिहार का चुनाव हो गया। अब बंगाल का चुनाव होना है, केरला का चुनाव होना है, कौन जाने कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को भी धीरे धीरे ऐसे ही टहलाता रहे और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऐसा फैसला कुन मामला ना बने जिससे SIR को रोका जा सके या रेगुलेट किया जा सके। तो देखिए
यह मामला बेहद खतरनाक बनता जा रहा है। बीएलओज किसी पार्टी के नहीं होते हैं। बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हें अपना काम करना होता है और आपने उनको ऐसा टारगेट दे दिया है जो पूरा न कर पाने के चलते वो दबाव में आ रहे हैं, प्रेशर में आ रहे हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया, लोग परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम कट जाए और हमको डिपोर्ट कर दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टियां परेशान हैं कि एसआईआर के सहारे कहीं ऐसी एक वोटर लिस्ट ना बन जाए जिससे सरकार के अलावा यानी भाजपा के अलावा किसी और का जीतना मुश्किल हो जाए। बिहार में तो चुनाव हो गया और मेरा भी अपना मानना है कि विपक्ष भी बहुत कायदे से नहीं लड़ा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। और विपक्ष बहुत कायदे से नहीं लड़ा, इसके बावजूद एसआईआर ने और चुनाव आयोग ने विपक्ष को हराने में कोई भूमिका नहीं निभाई। ये बात तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। और अगर ये लगातार चलता रहा तो सबसे गलत यह है कि एक तो लोकतंत्र हमारा खतरे में आएगा ही, चुनाव पर से भरोसा उठेगा, और दूसरा यह है कि जनता के मन में भी धीरे धीरे यह गुस्सा भरता जाएगा कि ऐसी लिस्ट बनाई गई है कि हम चाह के भी सरकार ना पलट सके। यह कितना सही है कितना गलत है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और विनती तो मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से कर सकता हूं कि इस मामले को मोस्ट अर्जेंट मामला मानकर इसकी रोज सुनवाई की जाए, इस पर कोई फैसला दिया जाए, वरना भारत में लोकतंत्र के खात्मे के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। संभव हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप है, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आसान है, आप हमारा पिन कमेंट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन है उसे दबा सकते हैं। आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं और सबसे ज्यादा आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचा के सच को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।